Good morning, class 8th. So, students, we are on chapter number 2, as you can see here from Trade to Territory, and we have done several topics regarding this chapter. And in the previous class, we have done the claim to paramountcy. सो इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर अप कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से 1820 तक, वो पैरामाउंसी पॉलिसी लेके आए थे, जिसका मतलब है कंपनी ही सुप्रीम है, कंपनी के पास पावर्स हैं, एंड वो अपने पावर्स को जस्टिफाई करते थे ताकि वो और किंगडम्स को अपने अंडर में मिला सकें एंड अनेक्स कर सकें उसे। उसके बाद हमने ये देखा था कि उनका जो ये प्रोसेस था वो अनचैलेंज नहीं था। कर्नाटका में किटू नाम की जगह थी जहाँ पे उन्हें चैलेंजेस के फेस करना पड़ा। रानी चिन्नम्मा जो थी, उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पर उनकी डेथ हो जाती है। पर एक जो चौकीदार थे, पुअर चौकीदार रायना, जो उनकी हेल्प करते हैं, मतलब उनकी इस एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को आगे बढ़ाए रखते हैं, उन्हें भी सपोर्ट मिलता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि रशियन एम्पायर के एक्सपेंशन से एक तरीके से चौकन्ने होकर उन्होंने अफ़गानिस्तान को जीता, देन सिंध, देन वो पंजाब की तरफ मुड़े थे, एंड पंजाब में उन्हें सामना करना पड़ा था महाराजा रंजीत सिंह का, जिन्होंने उनका विरोध किया था और उनकी वजह से वो थोड़ा पीछे हट गए थे। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 1839 में, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद कुछ 2 वॉर्स होती हैं सिख किंगडम के साथ, एंड 1849 में पंजाब भी वो अनेक्स कर लेते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नाउ, अगर हम कहें कि इस पॉलिसी की वजह से ही, या फिर ये पॉलिसी एक बहुत बड़ा रीज़न था ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन का, और उसी के साथ 1857 रिवोल्ट का भी, क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड देखें कि इस पॉलिसी को लेके कौन आए हैं, दिस पॉलिसी वॉज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से लेके 1856। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि उससे पहले 1813 से 1823 तक थे हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद हमारे जो गवर्नर जनरल हैं, उसके बाद नहीं, उसके टाइम पीरियड में हम देखेंगे 1848 से 56 तक है लॉर्ड डलहाउजी। इनके कार्यकाल या फिर इनके टाइम पीरियड में कौन सी पॉलिसी को डिवाइस किया जाता है? दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नाउ व्हाट इज इन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दैट वी विल डिस्कस। सो the doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, became part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. And the places were Satara in 1848, Sambalpur in 1850, Udaipur in 1852, Nagpur in 1853, and Jhansi. Jhansi means this, as you can see here in this picture. So Jhansi in 1854. Now 1854 and 1857 ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि इस पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी इंडियन रूलर, अगर उसके मेल हायर, मतलब अगर वो पुत्र उनके नहीं है, तो उनकी जो किंगडम है वो इनडायरेक्टली किसके अंडर में हो जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर में। मेल हायर नहीं है उस किंगडम का, तो वो किसके अंदर मर्ज आउट हो जाएगा? वो मर्ज आउट हो जाएगा ब्रिटिश किंगडम के अंदर। तो बहुत सारी जगह उन्होंने ये पॉलिसी को एक तरीके से डालकर उन एरियाज़ को अपने अंडर में कर लिया, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। पर हर जगह उन्हें ऐसा नहीं है कि आइए थाली में रहकर उन्हें मिल गया है। झांसी की रानी की लड़ाई हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी के जो एम्पायर था उसे भी इसी तरीके से अनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, पर जो झांसी की रानी थी वो इस तरीके से तो दे नहीं सकती थी। उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो कि एक 1857 रिवोल्ट के नाम से भी जानी जाती है। अब फाइनली यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और ऐड हो जाती है। वो लोग करते क्या हैं ब्रिटिशर्स, और क्या चालाकी करते हैं। फाइनली इन 1856 मीन्स 1 ईयर बिफोर, मतलब 1 साल पहले की बात है, 1857 रिवोल्ट से अवध भी ले लिया जाता है। अवध इसलिए ले लिया जाता है कि बोलते हैं
आर्गुमेंट और ऐड कर देते हैं कि वो कहते हैं कि ऑब्लाइग बाय ड्यूटी टू टेक अवध। वहाँ का जो रूलर है ना वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है, मिस गवर्नमेंट हो रही है वहाँ पर, इसलिए हम अवध को अपने अंडर में ले रहे हैं। तो अत्याचार जो है या फिर उनकी पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी थी, वन साइडेड थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल को ही वो फेवर करती थी, इंडियन रूलर्स के लिए बहुत अनफेवरफुल थी। सो दैट्स वाई इस पॉलिसी ने भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा विद्रोह भरा, जिसका एक रीज़न हम 1857 का भी रिवोल्ट कह सकते हैं। इसके बाद ह्यूमिलेटिंग वे से उन्हें हटा दिया गया नवाब को, जो अवध के नवाब थे। ये सारी आपकी इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आती है। तो एक रिजल्ट होता है रानी लक्ष्मीबाई की, अगर हम बात करें, हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है या फिर बुक्स के अंदर पढ़ा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के थ्रू उन्हें अपना एरिया देना पड़ा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी, वॉर लड़ी थी। एंड में जो 1857 का रिवोल्ट था बहुत चरम सीमा तक पहुंच जाते। एक टाइम ऐसा आ गया था कि कहा नहीं जा सकता कि ब्रिटिशर्स जीतेंगे इस वॉर को कि इंडियंस जीतेंगे या फिर इंडियन रिवॉल्यूशनरी जीतेंगे। बट फिर भी कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी नीतियों की वजह से, रीजंस की वजह से हाई पीक पर पहुंचकर भी इंडियंस 1857 के रिवोल्ट में जीत नहीं हासिल कर पाए थे। सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर कोई मेल हायर नहीं है तो सारा का सारा जो एम्पायर है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा। आपकी बुक के अंदर द ऑन पेज नंबर 20 एक मैप भी इंसर्टेड है, जिस मैप के अंदर दिखाया गया है कि इंडिया की अलग अलग पोजीशन क्या है। 1797 में एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल में अगर हम देखेंगे इतना सा था, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बहुत सारे एरियाज को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। तो आपकी बुक के अंदर आप इन डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर में जाते गए थे। नाउ इस क्लास में हम लोग इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, बट वी हैव टू discuss the question and answers of this chapter. So in this class we will do the match the following and fill-ups and also true and false. So let us discuss the first of all match the following. Now दीवानी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी हम सेटिंग अप एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे दीवानी और फौजदारी क्या होता है, बट फिर भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे इनका। दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर हम लोगों ने पढ़ लिया है, टाइगर ऑफ मैसूर हु वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, सो टीपू सुल्तान वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। फौजदारी, दीवानी और फौजदारी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड फौजदारी अदालत मीन्स क्रिमिनल कोर्ट। रानी चिन्नम्मा हम लोगों ने पढ़ लिया है, led to an anti-British movement in Kittur. Where is Kittur? Karnataka. Now सिपाही को सिपोही बोलते थे वो। Now another film is the British conquest of Bengal began with the Battle of Plassey. Battle of Buxar, हम सभी ने इसका एक बार रिवाइज जरूर किया है। सो बैटल ऑफ प्लासी हुआ सिराजुद्दौला और मेजर क्लाइव के बीच में, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है, डेट्स वगैरह सब हम लोगों ने रिवाइज की हुई है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, दो मेजर रूलर्स थे, कहाँ के? मैसूर के थे वो राजा, मैसूर के वो एक तरीके से रूलर्स थे ना। उसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट पॉइंट आता है डलहौजी implemented the doctrine of lapse. We have just read this. Now Maratha kingdoms Maratha kingdom were located mainly in the southwestern part of India. Southwestern part अगर हम बोले नॉर्थ वेस्टर्न में यहाँ पर गुजरात आ जाता है, वेस्टर्न पार्ट में, उसके नीचे साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपका मराठा किंगडम सिचुएटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th century। अगर हम 18th century की बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर स्ट्रॉन्ग था, दैट्स व्हाई this statement is false. The next question is the English East India Company was the only European company that traded with India. नहीं, डच आए थे, पोर्तुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, और भी अदर यूरोपियन कंट्रीज से लोग यहाँ पर आए थे ताकि वो हम पर रूल ओवर कर सके। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now the next statement is Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. Yes, true. महाराजा रंजीत सिंह रूलर थे पंजाब के, जो कि हम लोगों ने आपको बताया हुआ है यहाँ पर इस स्लाइड के थ्रू कि महाराजा रंजीत सिंह रूलर थे। उनके एक तरीके से डर से ही वो लोग पंजाब को अनेक्स नहीं कर पाए थे। Now the last statement, the British did not introduce
administrative changes in the territory they conquered, so the answer is false. Now आज के इस क्लास के अंदर हम लोग दो क्वेश्चंस को और करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 and 5, जो कि आपके बुक के अंदर ही है. दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. अब एक बात बोले, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पैसा था. इतना सारा अभी भी मंदिरों में है, बहुत सारे मंदिरों, बहुत सारे प्लेसेस में गड़ा हुआ कहो या फिर हम बोले सेव है. तो उस टाइम पीरियड में तो बहुत सारा था. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसे क्या रीजंस थे कि अदर कंपनी या अदर एरियाज या अदर कंट्रीज को हमने हमारी तरफ अट्रैक्ट किया, स्पेशली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया हमारे पास आने के लिए. सो सबसे पहला पॉइंट है चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन इंडिया में मिलता था. बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिलता था, कॉटन मिलता था, दैट्स वाई वो इंडिया में आए थे. फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. और इन दोनों का मिलता तो है पर इनका यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, दैट्स वाई वो लोग इंडिया में आए थे. स्पाइसेस के लिए भी जो यूरोपियन कंट्री है, जैसे अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, इंग्लैंड की, वो ठंडे इलाके में, थोड़े से ठंडे इन कंपैरिजन टू इंडिया, वो कोल्डर रीजन में सिचुएटेड है. तो वहाँ पर इन स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमन, सिनेमन. इंडिया में ये भरपूर मात्रा में होते थे, तो यहाँ से वो लोग ट्रेड करके लेके जाते थे अपने एरिया में. बहुत ज़्यादा यूजफुल थे वो उनके लिए, दैट्स वाई वो लोग इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे. Now the second question is, fifth question is, what were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? उनके बीच में conflictions किससे related होते थे? So the answer is, after the first British factory was set up in 1651 on the banks of River Hooghly, we have discussed this. East India Company started allowing more of its merchant and traders to visit and settle down at the city of Bengal. देखिए, पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ लोगों को फैसिलिटी मिलेगी. तो जैसे जैसे यहाँ पर लोगों का यहाँ पर फैक्ट्री बनने लगी तो वहाँ पर लोग, मर्चेंट, ट्रेडर्स आने लग गए थे. The reasons that caused the conflicts between Bengal Nawabs and East India Company were, first, Nawabs denied concession to the East India Company on many occasions. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ टैक्सेस में रिलैक्सेशन चाहिए था, पर रिलैक्सेशन दिए गए थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फ़ायदा उठाती थी. तो नवाब से मना कर दिया कि आपको कंसेशन दिया नहीं जाएगा. सेकेंड पॉइंट, नवाब ऑल्सो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कंपनी. अब इंडिया में आप ट्रेड कर रहे हो तो इंडिया के जो लोग हैं वो भी आपसे एक तरीके से फेवर चाहेंगे. तो हमने जो नवाब्स थे उन्होंने लार्ज ट्रिब्यूट्स की डिमांड की थी. कंपनी ने मना कर दिया टैक्सेस पे करने से. जो हमने बोला था कि पहले टैक्सेस में रियायतें दी गई थी तो उन्होंने अपना फ़ायदा निकालना शुरू किया. जो चीज़ें टैक्स के साथ दी जानी थी उसको भी टैक्स में छूट देकर बाहर सेंड करने लगे थे. बिकॉज ऑफ दिस जो नवाब्स थे बहुत ज़्यादा उनसे अनहैप्पी हो गए थे. फोर्थ पॉइंट, द कंपनी ऑफिशियल्स रोट इंसल्टिंग लेटर्स टू द नवाब्स. इस वजह से भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शंस आ गया था. तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्शंस था बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. So by this class we have completed one policy, that is the doctrine of lapse, and we have also done question number 1, 2, 3, that is match the following and fill ups and true false, which you have to do in your book, and question number 4 and 5 you have to do in your history copy. Separate copy banani hai, and in your history copy you have to do question number 4 and 5 only. Now that's it for today's class. Thank you.